हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़। ठीक है, अकाउंटिंग के तो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, ये सारे केस बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें केस क्या दिया हुआ है, पहले इस केस को समझते हैं। ये हमें बोल रहा है अ ट्रेडर वैल्यूज स्टॉक एट कॉस्ट। ट्रेडर स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करता है। ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस एनआरवी फेल बिलो कॉस्ट बाय 15%। स्टिल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट साइटिंग कंसिस्टेंसी। Depreciation on machinery was also not charged during the year because the firm incurred losses। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट्स आर वायलेटेड हेयर। सो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ये कंसेप्चुअल मेच्योरिटी चेक करने के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देख रहा है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की स्पिरिट समझ में आई है कि नहीं आई है। तो ज़रा इस केस को हम एक बार आराम से समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रेडर है वो स्टॉक को किस पे वैल्यू करता है, कॉस्ट पे वैल्यू करता है ना। अब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो इस वजह से आपका एनआरवी जो है वो 15% डिक्लाइन कर गया कॉस्ट से। उसके बावजूद भी जो स्टॉक है वो किस पे वैल्यू किया जा रहा है, कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जा रहा है। और उसके अलावा आपको ये भी बोल दिया कि डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पर है ये भी चार्ज नहीं किया गया है, क्योंकि इस बार जो था फर्म ने लॉस इनकर किया था। अब हम सबसे पहले इस केस को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के दो अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें मिक्स हुआ है वो है आपका स्टॉक वैल्यूएशन का। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपका यहाँ पर है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग पार्ट्स में समझते हैं। देखो, स्टॉक वैल्यूएशन का रूल क्या है, हमें पता है कि स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, उस हिसाब से हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं। अब ज़रा देखो, विच एवर इज़ लोअर उस पे वैल्यू करते हैं, नॉट विच एवर यू लाइक। अपनी मर्जी के हिसाब से आपने नहीं करना है, ठीक है, रूल के हिसाब से चलना है। तो केस में क्या हो रहा है कि स्टॉक नॉर्मली कॉस्ट पर ही वैल्यू किया जा रहा है। देखो, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट पर ही वैल्यू कर रहे हैं। मार्केट में फ्लक्चुएशंस चल रही है, एनआरवी 15% गिर गया, उसके बावजूद भी इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टॉक को कॉस्ट पर दिखाना, उससे क्या होगा, एसेट्स आपके ओवरस्टेटेड हो जाएंगे। अब ट्रेडर क्या एक्सक्यूज़ दे रहा है, ट्रेडर ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टॉक पर ही, ये कॉस्ट पर ही अपना स्टॉक दिखाऊंगा। अब यहाँ एग्जामिनर ट्रैप है, और यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है वो गलत चीज़ को सही नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट वॉयलेट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है उसको वॉयलेट कह रहा है, क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को इमीडिएटली रिकग्नाइज करो और प्रॉफिट्स को इग्नोर करो। तो एनआरवी गिर गया तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, लेकिन ट्रेडर ने क्या कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया। तो हैंस स्टॉक वैल्यूएशन वाले केस में हमारा प्रूडेंस का जो कंसेप्ट था वो इग्नोर हो गया, वॉयलेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा। अब ये देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो, इधर इन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज नॉट चार्ज, हमने चार्ज नहीं किया क्योंकि भाई हमारे तो लॉस हो रहा था बिजनेस में। अब लॉस हुआ तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? डेप्रिसिएशन क्या है, कोई ऑप्शनल खर्चा थोड़ी है, ये तो एसेट की यूजेज और वियर एंड टीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, डेप्रिसिएशन एसेट के यूज़ पे डिपेंड करता है। फर्म का लॉजिक क्या है, भाई हमारे को लॉस हो गया इसलिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब फर्म जो है वो इनडायरेक्टली अज्यूम कर रही है कि लॉसेस की वजह से बिजनेस हमारा स्टेबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे इसने कौन सा आपका कंसेप्ट जो था वो वॉयलेट किया, ये इसने किया गोइंग कंसर्न। डेप्रिसिएशन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, कि फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू करेगा, एसेट को उसके यूज़फुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट किया जाएगा। पर अगर आपने डेप्रिशिएट नहीं किया तो इसका मतलब फ्यूचर की कंटिन्यूटी को आप डिनाई कर रहे हो। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस केस में हमारा जो वॉयलेट हुआ है कंसेप्ट वो है गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं
तो हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट आ गए, कौन कौन से केसेस आ गए जो वॉयलेट हुए हैं, एक प्रूडेंस का और एक गोइंग कंसर्न का। तो सही आंसर कौन सा मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाले दोनों के दोनों आपके वॉयलेट हुए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, केस नंबर 2। ये आपको बोल रहा है गुड कॉस्टिंग 40,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल एट सेलिंग प्राइस ऑफ 50,000 and were included in sales and debtors. Goods costing 10,000 were withdrawn by proprietor for personal use and recorded as sales. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर का ये जो फेवरेट लाइन बार बार यूज़ करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट को आपके क्या केस में, देखो पहले केस को समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह दो केस जोड़ दिए हैं। एक तो इन लोगों ने अप्रूवल वाला भी कंसेप्ट लगा दिया है और दूसरा ये पर्सनल यूज़ वाला भी। दो केस इन लोगों ने इकट्ठे जोड़े हैं। अब इन दोनों को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो सबसे पहले केस में क्या हुआ, हमारे गुड्स कितने की कॉस्ट थी, गुड्स थे हमारे 40,000 के। ठीक है, ये सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे थे, जिनकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी 50,000। इन्होंने क्या किया, इसको सेल्स में भी इंक्लूड कर दिया और डेटर में भी इंक्लूड कर दिया। और फिर दूसरे केस में क्या हो रहा था, इन्होंने क्या किया कि जो 10,000 के गुड्स थे वो विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए और इसको इन्होंने सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ दो अलग अलग गलतियाँ हुई हैं और दोनों की दोनों गलतियाँ प्रॉफिट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, रूल क्या है कि जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करता तब तक हम सेल को कंप्लीट नहीं कंसीडर करते। इसलिए ये जो अप्रूवल वाला केस है इसमें आपकी सेल नहीं मानी जाएगी और डेटर नहीं बनेंगे। पर केस में क्या गलती हुई, इन्होंने 50,000 के गुड्स को सेल्स में इंक्लूड भी कर दिया और 40,000 का स्टॉक जो था, गुड्स जो थे वो स्टॉक से बाहर भी निकाल दिए। तो प्रॉफिट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये समझो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर सेल्स आपकी 50,000 से बढ़ गई और कॉस्ट आपकी 40,000 से कम हो गई। तो प्रॉफिट पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड आएगा, कितने से, 10,000 से। 10,000 से प्रॉफिट आपका बढ़ गया, है ना। तो ये आपका रॉन्ग प्रॉफिट ऑन अप्रूवल गुड्स कितना आ गया, 10,000, एंड दिस इज़ ओवर स्टेटेड। ठीक है, एक केस समझ में आया। अब ज़रा दूसरा केस देखो। इसमें गुड्स विड्रॉ कर लिए थे उसने पर्सनल यूज़ के लिए, जो माननी चाहिए थी ड्राइंग, बट उसने क्या कर दिया, सेल्स के नाम पे बिल चढ़ा दिया। अब सेल में रिकॉर्ड कर दिया तो उससे क्या होगा, सेल बढ़ा दी 10,000 से, सेल आपकी इंक्रीज़ हो गई। तो कॉस्ट तो ऑलरेडी इन परचेजेस इंक्लूडेड थी, सो प्रॉफिट जो है वो आपका इन्फ्लेट हो गया। कितने से हो गया, ये 10,000 से फिर से आपका इन्फ्लेट हो गया, है ना। अब जब हम इन दोनों केसेस को जोड़ रहे हैं तो गुड्स ऑन अप्रूवल 10,000 ओवर और ड्राइंग ट्रीटेड एज सेल 10,000, ये भी ओवर। तो टोटल इफेक्ट कितना हो गया, 20,000। यहाँ भी 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ भी 10,000 का प्रॉफिट, तो टोटल आपका 20,000 का प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट हो गया। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ओवर स्टेटेड बाय 20,000। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, सेल दिखे तो तुरंत पूछो कि क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है, अप्रूवल का ही केस चल रहा है, तो प्रॉफिट आपका फेक ही होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे केस के ऊपर। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, डेटर्स हैं 3 लाख के, बैड डेट राइट ऑफ करने हैं 10,000 के, प्रोविज़न जो है एग्जिस्टिंग 12,000 की है, न्यू प्रोविज़न जो क्रिएट करनी है वो है 5%, और डिस्काउंट भी लगाना है डेटर पे 2%। आपने बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना अमाउंट को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ज़रा आप लोग गोल्डन रूल याद रखो। गोल्डन रूल क्या कहता है कि प्रोविज़न और डिस्काउंट हमेशा बैड डेट डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं हमारा एडजस्टेड डेटर्स। तो हमारे डेटर्स जो थे वो टोटल कितने के हैं, ये हैं 3 लाख के। अब इसमें से बैड डेट हम माइनस करेंगे, कितना, 10,000। तो 3 लाख में से 10,000 गया, कितना बच गया, 2.90,000, इतना बच गया, एडजस्टेड डेटर आ गया। अब देखो
5% की आपको नई प्रोविज़न भी बनाने के लिए बोली है। तो 290 का 5% कितना आ गया, ये आ गया 14,500। इसको आपने डिडक्ट कर देंगे। और ये भी याद रखना, अच्छा ये जो अमाउंट आपके पास आएगी 2,90,000 में से 14,500 को माइनस करके वो होगी हमारी एडजस्टेड डेटर। तो फिलहाल आप ये देखो कि ऑलरेडी प्रोविज़न आपको कितनी दी हुई थी, इन्होंने 12,000 की प्रोविज़न आपके पास एग्जिस्टिंग थी, और अभी दोबारा आपने कितनी बनाई, 14,500 की। तो न्यू प्रोविज़न होगी 14,500 की, ओल्ड प्रोविज़न थी 12,000 की। तो हमारे पास कितनी इंक्रीज्ड प्रोडक्ट वो होगी, प्रोविज़न होगी, ये होगी 2,500 की प्रोविज़न हमारे पास नहीं आ गई। इसे हम P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला था कि डिस्काउंट भी लगाना है आपने डेटर पे 2%, ठीक है। तो अब आप 2,90,000 पे 2% डिस्काउंट लगाओ तो कितना आपके पास आएगा, 2,90,000 का 2% होता है 5,800, ठीक है। तो ये भी आपका P&L में डेबिट साइड में चार्ज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आपका बैड डेट भी था 10,000 का, ये भी आपने राइट ऑफ करना है। ये तो फुल P&L में आपका चार्ज होगा, तो ये 10,000 ये भी आपका P&L की डेबिट साइड में। अब हम ये निकालते हैं टोटल चार्ज हमारा कितना P&L में जाएगा। सबसे पहले 10,000, फिर उसके बाद ये 2,500 की प्रोविज़न, फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर 5,800, टोटल तीनों का प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 19,000। तो टोटल 19,000 की अमाउंट जो है हम P&L की डेबिट साइड में डालेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले केस के ऊपर, केस नंबर 4। ये आपको क्या बोल रहा है, वेजेस इंक्लूड 30,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलेशन मशीनरी की करवा रहे थे, 30,000 के वेजेस आपने दिए हैं। फिर कैरिएज इनवर्ड 15,000 के अनपेड हैं, यानी कि ये क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 से ओवर स्टेट हो रहा है। अब देखो हर आइटम को अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट पर इम्पैक्ट के साथ देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास है वेजेस, जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में इंक्लूड है। अब आपने याद रखना है, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए जो आपने वेजेस दिया ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। केस में क्या गलती हुई कि 30,000 को इन्होंने वेजेस के अंदर डाल दिया, जबकि इसे मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए। तो अब इस 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट दिखेगा कि आपकी वेजेस जो है वो ज़्यादा दिख गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा आपका बढ़ गया, जिस वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो आपका जीपी कितने से कम हो गया, आपका जीपी 30,000 से कम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर आपका कैरिएज इनवर्ड जो कि 15,000 है वो अनपेड है। इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस अक्रू होता है, पेमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था कि जो कैरिएज इनवर्ड है ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पेड हो या अनपेड हो ये ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए था। पर केस में क्या हुआ, अनपेड होने के बावजूद इसे एक्सपेंस में ऑलरेडी इंक्लूड माना जा रहा है। तो इन्होंने जीपी पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दिखाया, नो इफ़ेक्ट ऑन जीपी, तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। अब तीसरा केस देखो, तीसरे में क्या हुआ, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 से ओवर स्टेटेड है। अब जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है 20,000 से, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसका जीपी पे क्या असर पड़ेगा कि आपकी जब कॉस्ट कम हो गई तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा दिख गया, कॉस्ट कम हो गई, जीपी ओवर स्टेट हो गया, कितने से 20,000 से आपका जीपी जो है वो ज़्यादा दिख गया। अब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले 30,000 का यहाँ पर आपका जीपी जो था वो अंडर स्टेटेड था,
यहाँ पे तो जीपी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा कैरिएज इनवर्ड का, और तीसरे में आपका जीपी 20,000 से ओवर स्टेटेड हो गया। तो ये 20 का ओवर और 30 का अंडर, नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी? नेट अमाउंट आ जाएगी 10,000, वो भी माइनस की, क्योंकि 30 बड़ी अमाउंट गिरी हुई है हमारी, तो ये नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव मतलब अंडर स्टेटेड। तो लेकिन अब आप ये देखो, तो नेट अमाउंट हमारी क्या आ गई? 10,000 से आपका जीपी है जो वो अंडर स्टेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ केस में आपको बोल रहे हैं परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 40,000। 40,000 से परचेज बुक आपकी अंडर कास्ट हो रही है। सेल रिटर्न बुक ओवर कास्ट हो रही है 25,000 से। एक क्रेडिट परचेज भी है 10,000 की, जो आप कंप्लीटली भूल गए हैं। ये बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कितना आएगा ये बताओ। अब देखो, ये क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे हमारा रूल सिंपल है कि जो एरर डबल इफेक्ट दे वही डिफरेंस बनाता है। अब 3 एरर हमारे पास यहाँ पर हैं। पहला परचेज बुक का अंडर कास्ट हुई है 40,000 से, दूसरा सेल रिटर्न का ओवर कास्ट हुई है 25,000 से, और तीसरा एक आपकी कंप्लीट क्रेडिट परचेज की ओमिशन है 10,000 की। अब पहले वाले पार्ट को देखें, जो आपने परचेज बुक को 40,000 से कम लिखा है। कम लिखा है इसका मतलब परचेज की डेबिट साइड आपने कम लिखी। अगर आपने परचेज को कम लिखा तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स भी कम हैं। तो बोथ साइड्स आर अफेक्टेड इक्वली, इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में देखो। सेकेंड पार्ट में आपकी जो सेल रिटर्न बुक है वो ओवर कास्ट हो गई है 25,000 से। मतलब सेल रिटर्न में आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब आपके जो डेटर्स हैं वो ज़्यादा क्रेडिट पे चढ़ गए। अगेन डबल इफ़ेक्ट हो गया, तो इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस। अब थर्ड पार्ट में हम देखो, थर्ड पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि क्रेडिट परचेज थी 10,000 की, वो भूल ही गए आपने परचेजेस को डेबिट करा ही नहीं, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया ही नहीं। बोथ साइड्स आर ओमिटेड इक्वली, सो दे विल हैव नो डिफरेंस। अब देखो, तीनों को कंबाइन करो, तीनों एरर को देखो, लेकिन एक भी एरर ट्रायल बैलेंस को नहीं डिफरेंस में लेकर कर आ रहा है। तो क्योंकि तीनों में से कोई भी ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आंसर हमारा नेट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा 0। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कास्टिंग एरर या ओमिशन ये ट्रायल बैलेंस के दुश्मन नहीं होते। जो सिंगल साइडेड एरर होते हैं वही ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले केस के ऊपर। इसमें आपको पूछ रहे हैं रेंट रिसीव्ड 1,80,000 includes 20,000 that was received in advance and 15,000 outstanding। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 प्रोवाइडेड बट नॉट एडजस्टेड। अब देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको इन्होंने बोला है कि आपने 18,000 का 1,80,000 का रेंट रिसीव किया। इस 1,80,000 के अंदर ही 20,000 का एडवांस रेंट पड़ा हुआ है और 15,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा हुआ है। ये पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या बोली इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इसमें क्या हुआ है कि जो 12,000 प्रोवाइड कर दिया बट आपने एडजस्ट नहीं किया। अब हम सिर्फ वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं जो करंट ईयर की इनकम होती है, इसको याद रखना। तो पहले केस को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द आपका यहाँ पर क्या यूज़ किया है? इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पहले इसको देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड नहीं होता है। फिर भी अगर इन्होंने इंक्लूड्स लिखा है तो इसका मतलब है कि वो रॉन्गफुली वो ऐड कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट रूल हम लोग क्या करेंगे? एडवांस रेंट हमारी फ्यूचर इनकम नहीं है, आउटस्टैंडिंग रिसीव नहीं हुआ है, दोनों P&L क्रेडिट से बाहर जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हमारे पास 1,80,000 का जो रेंट था, इसमें से ये जो एडवांस रेंट है 20,000 का, ये माइनस करेंगे, और ये जो 15,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहे हैं इसको भी हटा देंगे। जो नेट अमाउंट हमारे पास बचेगी 145,000।
इस रेंट को हम P&L में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पार्ट 2 में आपको ये क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 का ये प्रोवाइड कर दिया बट एडजस्ट नहीं करा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम नहीं है, ये एक एक्सपेंस है और इसका रेंट से कोई रिलेशन नहीं है। और जब आपने इसको प्रोवाइड कर ही दिया बट कोई एडजस्ट कर ही दिया तो इसका कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको आपने इग्नोर करना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा 1,45,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं मशीनरी परचेज्ड फॉर 5 लाख, डेप्रीसिएशन है 10% और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। और फिर आपको बोल रहे हैं कि एसेट आपने सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ करी है। फिर रिपेयर एक्सपेंस है 30,000 के, जिनको आपने गलती से कैपिटलाइज कर दिया। तो आपने नेट इफ़ेक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा वो बताना है। अब ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एरर जो है आपका प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर रहा है, दूसरा प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। पहले तो डेप्रिसिएशन वाले को देखते हैं। आपकी 5 लाख की मशीनरी है, 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है फुल ईयर का। एसेट आपने यूज़ करी है सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे? 5 लाख कितना परसेंट है? 10%। और कितने महीने के लिए है? ये सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ किया, तो 6/12। तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ गया 25,000। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया है आप ये देखो। अब गड़बड़ इन लोगों ने क्या की है ये देखो। इन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन 10% वॉज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज कर दिया था। मतलब इन्होंने क्या किया, सीधा 5 लाख पे 10% बोल के और 50,000 का डेप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज कर दिया था। तो लगना 25 का था, लगा 50 का दिया इन्होंने। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से कम हो जाएगा? 25,000 से वो अंडर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब सेकंड पार्ट देखो, रिपेयर की बात चल रही थी। रिपेयर में इन्होंने बोला कि 30,000 के रिपेयर के खर्चों को गलती से कैपिटलाइज कर दिया। अब हमें पता है रिपेयर का खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, पर आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि आपने अभी जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो तो गायब ही कर दिया। यानी 30,000 का खर्चा आपने दिखाया ही नहीं। 30,000 का खर्चा अगर आपने नहीं दिखाया तो प्रॉफिट आपका 30,000 से बढ़ा हुआ दिख गया, है ना। अब प्रॉफिट एक बार आपका 30,000 से बढ़ रहा है, एक बार 25,000 से कम हो रहा है। तो नेट इफ़ेक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है? 5,000 आ गया। और 5,000 किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 30 के आगे इंक्रीज़ का साइन है। यानी अल्टीमेटली 5,000 से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 24,000 includes 6,000 prepaid, claim receivables 10,000 not recorded, premium relating to previous year 4,000 paid this year। अब आप देखो इंश्योरेंस का क्वेश्चन आते ही कई बार दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन रूल सिंपल है। जो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है वो प्रॉफिट को डिस्टर्ब करता है, याद रखना है आपने। अभी ये जो यहाँ पर हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं ज़रा इनको देखो। केस 1 में आपके पास आ रहा है, ये फर्स्ट केस में आपके पास आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। ये कितने का? 24,000 का आपने पे कर दिया हुआ है। इसके अंदर 6,000 जो है वो प्रीपेड है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है आपका इंश्योरेंस क्लेम का, तीसरा केस है प्रीमियम का। तो अब हम पहले तीनों को अलग अलग देखते हैं। पहले इंश्योरेंस वाले को ही चलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस को। अब आपका 6,000 जो है वो प्रीपेड है और वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब फ्यूचर बेनिफिट। तो क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंस है? नहीं, नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ? 24,000 पूरा एक्सपेंस मान लिया गया, जबकि 6,000 अगले साल का था, इस साल का था ही नहीं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट के ऊपर कि हमारा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है और प्रॉफिट हमारा कम दिख रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितने से कम दिख रहा है? इस वजह से 6,000 से
हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा खर्चा इस साल का था ही नहीं 6,000 का, ये अगले साल का था, पर हमने सारा का सारा अभी इंक्लूड करके बता दिया। चलो अब दूसरी केस की तरफ बढ़ते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की। कितने का है? 10,000 का रिसीवेबल है, वो रिकॉर्ड नहीं किया। अब आपने याद रखना है इंश्योरेंस क्लेम क्या है? इनकम, पर तब जब वो एडमिट हो जाए, चाहे कैश मिला हो या नहीं मिला हो। तो केस में क्या हुआ? 10,000 का क्लेम था, इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। तो इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट दिखेगा? इनकम कम दिखेगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम दिखेगा। कितने से? 10,000 से दोबारा से हमारा प्रॉफिट जो है अंडर स्टेटेड दिख रहा है। समझ में आया? अब तीसरा केस देखो। तीसरा केस है आपका प्रीमियम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 4,000 पेड दिस ईयर। ये प्रायर पीरियड का प्रीमियम है। प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस अगर करंट ईयर में चार्ज हो जाए तो ये करंट प्रॉफिट को मारेगा। अब इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि 4,000 गलत ईयर में एक्सपेंस दिख रहा है, दिखना पिछले साल में था, इस साल में दिख रहा है, तो हमारा प्रॉफिट इस साल में कम हो जाएगा ना उस खर्चे की वजह से। कितने का था ये? 4,000 का, तो 4,000 का प्रॉफिट हमारा इस साल का कम दिख रहा है। अब हम इनका नेट इफ़ेक्ट दिखाएंगे। पहले 6,000 से प्रॉफिट अंडर स्टेट हुआ, फिर 10,000 से हुआ, और फिर तो ये टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया? टोटल आ गया इन सब का 20,000, ठीक है। तो 20,000 जो है ये आपका सारा का सारा अंडरस्टेटेड ही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे अंडरस्टेटेड ही थे, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आप यहाँ पर एग्जामिनर का ट्विस्ट देखो। यहाँ पर आपको क्या बताया था? यहाँ पर आपको बोला था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है? 24,000 है, एंड इट ऑलरेडी इंक्लूड्स 4,000 फॉर प्रायर पीरियड। दैट मीन्स कि प्रीपेड इफ़ेक्ट नेट रिड्यूस हो जाता है। सो हमारा नेट इफ़ेक्टिव अंडर स्टेटमेंट कितना रहेगा कि हम 20,000 में से 12,000 को लेस कर देंगे, अल्टीमेटली कितना रह जाएगा? 8,000। 8,000 रह गया ना ये आपके पास। तो ये आपका जो है टोटल अंडरस्टेटेड रह जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 12,000, गुड्स वर फुली इंश्योर्ड। आपने ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। अब आप ये देखो, ये केस है आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का, और वो भी ऐसे गुड्स जो आपके फुल्ली इंश्योर्ड थे। तो देखो ये क्वेश्चन की लाइन छोटी है बट कंसेप्ट इसमें बड़ा हैवी है। आपको डेटा क्या गिवन है कि आपका 20,000 के जो गुड्स थे वो कॉस्ट प्राइस जिनकी 20,000 थी वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, और इंश्योरेंस क्लेम कितना आपको मिला? 12,000 का, और सारे गुड्स इंश्योर्ड थे। अब देखो, अगर गुड्स सारे इंश्योर्ड थे तो फिर आपको सिर्फ 12,000 क्यों मिला? बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ गया? ये तो लॉस हो गया। तो अब देखो, ये जो लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वो लॉस जाता ना जो अनइंश्योर्ड होता। इस केस में तो आपका सारा का सारा इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं कि ये 20,000 का हमारा कॉस्ट थी, 12,000 की हम लोगों को क्लेम मिल गई, बाकी हमारे पास कितना रह गया? 8,000 रह गया, और ये अनइंश्योर्ड लॉस हो गया हमारा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इस 8,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सो 8,000 विल बी द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं मैनेजर इज़ एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाया था। 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे आपने कमीशन देनी है मैनेजर को, और आपका नेट प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन था वो था 2,20,000। आपने बताना है कि मैनेजर की कमीशन कितनी है। अब ये देखो, कमीशन का रेट है 10%, और कैसी कमीशन है ये? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैनेजर कमीशन निकालने का, कि जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100। ये होता अगर यहाँ पर आफ्टर की जगह बिफोर होता। सिंस यहाँ पर आफ्टर है तो 100 में ये रेट प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा? 2,20,000 इंटू क्या रेट है? 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110।
ठीक है। तो ये फार्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया, कितना आ गया हमारे पास 20,000। तो ये जो है हमारा 20,000 ये मैनेजर की कमीशन रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं, अ फर्म फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीनरी परचेज्ड फॉर 6 लाख ऑन 1 अक्टूबर, रेजिडुअल वैल्यू इज 60,000, डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज फुल ईयर। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या फैक्ट है। एक तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बोली हुई है, फिर मशीनरी की कॉस्ट पता है 6 लाख की है, खरीदी हमने 1 अक्टूबर को है, रेसिडुअल वैल्यू उसकी 60,000 रह जाएगी और फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो अब 1 अक्टूबर का मतलब ये हुआ कि उसको यूज़ कब तक किया आपने। 1 अक्टूबर से हमारा सेशन एंड होता है 31 मार्च तक, ये कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, है ना। तो और दूसरा मेथड हमारे पास SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अब जब आप इसका 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला निकालते हैं इसका। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट है 6 लाख इंटू रेट आपको नहीं गिवन है, रेट अपॉन 100 जितना भी होता है, इंटू 6/12। ये 6/12 करते हैं हम लोग क्योंकि हमने सिर्फ 6 महीने का ही उसको यूज़ किया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि डेप्रिसिएशन इन्होंने पूरे साल के लिए चार्ज कर लिया, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया पूरे 12 महीने के लिए, बट एसेट आपकी यूज़ हुई सिर्फ 6 महीने के लिए। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा में चार्ज हो गया। तो अब इस एक्स्ट्रा में चार्ज होने की वजह से प्रॉफिट पे इस पर क्या इफ़ेक्ट दिखेगा, तो हमारा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, इस वजह से प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा अंडर स्टेटेड दिखेगा, है ना। और एसेट पे क्या असर पड़ेगा, एसेट पे ये असर पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जहाँ 6 महीने की डिडक्ट होनी थी वहाँ 12 महीने की डिडक्ट होगी। एज अ रिजल्ट एसेट की वैल्यू भी आपकी कम हो गई, तो हमारी एसेट भी अंडर स्टेटेड रहेगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, आपकी प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड हो गया और एसेट भी अंडर स्टेटेड हो गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 लाख का, इसके अंदर बोल रहे हैं इंक्लूडेड गुड कॉस्टिंग 20,000 दे वर सेंट ऑन अप्रूवल, सो दीज गुड्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेल्स, तो नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होगा वो बताओ। देखो अगेन यहाँ पर आपको गुड ऑन अप्रूवल की डबल मिस्टेक का कंसेप्ट इन लोगों ने डाल दिया। अब हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितने की थी, ये थी 1.5 लाख की। अब इसके अंदर 20,000 के गुड्स इंक्लूडेड हैं और ये वो गुड्स इंक्लूडेड हैं जो आपने ऑन अप्रूवल भेजे थे। ठीक है, और गड़बड़ क्या होगी, आपने इनको सेल में भी इंक्लूड कर दिया। अब ध्यान से ये सुनना कि यहाँ पर 2 गलती हुई है। पहली गलती क्या हुई कि गुड्स आपके अप्रूवल में थे, अप्रूवल मिलने तक सेल नहीं मानी जाती, प्रॉफिट नहीं बनता। तो गलती नंबर 1 क्या है कि आपने इसे सेल्स में इंक्लूड कर दिया, गुड अप्रूवल पे थे फिर भी सेल आपने मान ली, इसका मतलब आपका प्रॉफिट गलत तरीके से बढ़ गया। और गलती नंबर 2 क्या हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक में आपने उसे इंक्लूड कर दिया। अगर गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में हैं तो इसका मतलब कॉस्ट अभी भी बिजनेस में ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका वो भी ज़्यादा दिखेगा, और जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है COGS ये आपका कम हो गया। तो COGS कम होने की वजह से प्रॉफिट आपका फिर से बढ़ गया। अब देखो जब गुड्स ऑन अप्रूवल सेल्स में भी हो और क्लोजिंग स्टॉक में भी हो तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट का ओवर स्टेटमेंट गुड्स की कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशंस करते हैं हम इसकी, कितने के गुड्स थे वो, 20,000 के गुड्स थे। ठीक है, तो नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होगा कि प्रॉफिट आपका 20,000 से ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ओवर स्टेटेड बाय 20,000। यही आपको पूछा था ना प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अप्रूवल गुड्स अगर सेल्स और स्टॉक दोनों में दिख जाए तो मतलब एग्जामिनर सीधा कॉस्ट उठाकर प्रॉफिट बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000 नॉट रिकॉर्डेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सो क्वेश्चन 2 चीज़ें एक साथ पूछता है, प्रॉफिट पे भी इफ़ेक्ट बताओ और लाइबिलिटीज़ पे भी इफ़ेक्ट पढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आपने आधा पढ़ लिया आधा नहीं पढ़ा तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, तो क्वेश्चन आपने पूरा ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर हमें फैक्ट्स क्या क्या गिवन है ये देखो।
पहली चीज़ हमें क्या बोली है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000 की है, ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, ओमिशन हो गई। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस था 6,000 का, इंश्योरेंस था प्रीपेड, ये एसेट थी, पर गलती से आपने इसे एक्सपेंस मान लिया। अब हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में समझते हैं 18,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट ईयर का एक्सपेंस, यानी कि करंट लायबिलिटी है। और इस केस में क्या हुआ, इस एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, लायबिलिटी ही नहीं दिखाई, है ना। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे जो एक्सपेंस हैं ये हमारे कम दिखेंगे और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा ज़्यादा दिखेगा और हमारी लायबिलिटी भी कम दिखेगी। तो अब अगर हम कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट्स के हिसाब से पूछा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका ज़्यादा तो दिख रहा है, पर कितने से ज़्यादा दिख रहा है, 18,000 से। लायबिलिटीज़ कम दिख रही हैं, कितने से दिख रही है, 18,000 से। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात। अब प्रीपेड इंश्योरेंस की बात देखो। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसका मतलब होता है फ्यूचर बेनिफिट, और ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि 6,000 को इन्होंने एक्सपेंस मान लिया। एक्सपेंस मानने का मतलब एक्सपेंस आपने दोबारा से ज़्यादा कर दिए और उस वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो अब आपका जो प्रॉफिट कम हुआ कितने से हुआ, 6,000 से हो गया। पर क्या लायबिलिटी पे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ये होगा कि पहली बात, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000 ये ओवर स्टेटेड है, ज़्यादा हो गई, और प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 ये अंडर स्टेटेड है। तो इन दोनों को माइनस करो, 18 और 6,000 को कितना रह गया, 12,000। तो यानी आपका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट जो है हमारा 12,000 से ओवर स्टेटेड दिखेगा, क्योंकि ओवर स्टेटेड वाले की अमाउंट ज़्यादा है। 12,000 से प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेटेड हो गया है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ पे, क्योंकि दो चीज़ पूछी है, प्रॉफिट का तो पता चल गया, अब लाइबिलिटी निकालना है। प्रॉफिट हमारा आ गया 12,000 से ओवर स्टेटेड, लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब लाइबिलिटी क्या थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमारी रिकॉर्ड ही नहीं की थी, कितने की थी, 18,000 की थी, तो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो कम है, अंडर स्टेटेड दिख रही है। तो लाइबिलिटी मतलब हमारी 18,000 से अंडर स्टेटेड हो गई। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो याद रखना, आउटस्टैंडिंग भूल गए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रीपेड को एक्सपेंस बना दिया तो प्रॉफिट गिर जाएगा। सो नेट बैलेंस एग्जामिनर निकाल के दे देता है आपको, बस आपने ध्यान से लॉजिक लगा के उसको मैच करना है, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन में आपको बोला है डेटर्स 4 लाख के जो थे, इट इंक्लूड्स बैड डेट ऑफ 10,000 नॉट रिटर्न ऑफ। अब प्रोविज़न जो थी एग्जिस्टिंग 15,000 थी, न्यू प्रोविज़न बनानी है 5%, आपने बताना है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट आएगी, ठीक है। अब देखो 4 लाख के हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। बैड डेट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिनको राइट ऑफ नहीं किया है, याद रखना, पुरानी प्रोविज़न दी हुई है, नई प्रोविज़न बनानी है। अब सबसे पहले हम रियल डेटर्स अपने निकालेंगे, एडजस्टेड डेटर निकालते हैं हम। हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है, बैड डेट हमेशा प्रोविज़न से पहले डिडक्ट होता है, ठीक है। तो डेटर हमारे कितने हैं, डेटर हैं हमारे 4 लाख के, ठीक है। अब इसमें से बैड डेट कितने हैं, 10,000 के, इसको हम माइनस कर देंगे। कितने आगे हमारे एडजस्टेड डेटर, ये आगे हमारे 3.90 के, 3,90,000 के हमारे एडजस्टेड डेटर आगे। अब प्रोविज़न भी निकालना है, कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो इसका 5% निकालो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,500, ठीक है। अब हमारे पास नई प्रोविज़न है 19,500 और पुरानी प्रोविज़न थी 15,000, तो यानी कि हमारी प्रोविज़न बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, ये हमारी प्रोविज़न बढ़ गई है, माइनस करोगे आप इनको, ये आ जाएगा 4,500, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, 4,500, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको बोला है परचेज ऑफ फर्नीचर 80,000 wrongly debited to purchase account और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड करेक्टली, ठीक है। आपने बताना है ग्रॉस प्रॉफिट और एसेट्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों को हिट कर रहा है ना। अब अगर हम फैक्ट्स को देखें तो आपने मशीनरी कितने की परचेज़ करी, 80,000 की, पर मशीनरी ख़रीदनी चाहिए थी, ये सॉरी फर्नीचर आपने ख़रीदा था
तो आपने फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, गलती से आपने डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट को। तो उससे क्या होगा, ये आपका कौन सा एरर बन रहा है? एरर मुझे बताओ कमेंट करके कि फर्नीचर परचेज को परचेजेस अकाउंट में डाल दिया। इस एरर को मुझे आपने कमेंट करके बताना है कौन सा एरर होता है, ठीक है। चलिए, फिर दूसरी बात ये हुई कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको तो हमने सही लिखा, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक वाली साइड क्लीन है। फर्नीचर हमारी कैपिटल एसेट है, परचेजेस हमारी ट्रेडिंग आइटम है। गलती को समझो, व्हाट वेंट रॉन्ग, परचेजेस हमारी बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा बढ़ गया, है ना, गलत हो गया ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब ये आपका कॉस्ट बढ़ रही है तो जीपी आपका जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। जीपी क्या हो जाएगा हमारा? अंडरस्टेटेड, है ना। और जीपी का तो चलो पता लग गया, जीपी हमारा अंडरस्टेटेड हो गया। एसेट का भी पूछा है ना इन्होंने। अब हमारी फर्नीचर जो हमारी एसेट थी उसको एसेट दिखाया ही नहीं, मतलब एसेट भी हमारी कम दिख रही है, तो हमारी एसेट भी अंडरस्टेटेड हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें हमारी अंडरस्टेटेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको पूछ रहे हैं सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 25,000, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 10,000, डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस विल बी व्हाट। अब देखो, सेल्स बुक भी ज़्यादा लिख दी 25,000 से, परचेज रिटर्न बुक जो थी वो अंडरकास्ट कम लिख दी 10,000 से। तो आप सेल्स बुक का पहले समझो, सेल्स बुक ज़्यादा होने से क्या होगा, सेल्स आपकी ज़्यादा क्रेडिट हो गई और आपके डेटर्स जो हैं वो ज़्यादा डेबिट हो गए, है ना। तो बोथ साइड्स आर अफेक्टेड इक्वली, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो गई है ना, तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, परचेज रिटर्न वाली देख लो। परचेज रिटर्न आपने अंडरकास्ट कर दिया 10,000 से, तो परचेज रिटर्न में डेबिट कम हो गया और क्रेडिटर्स का क्रेडिट कम हो गया। अगेन डबल इफेक्ट हो गया, नो ट्रायल बैलेंस एरर, सॉरी डिफरेंस। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी कि इंडिविजुअल एरर्स जो हैं वो बैलेंस नहीं बिगाड़ते, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एरर्स हो जाते हैं तो डिफरेंस निकलता है, ठीक है। तो फिलहाल जब आपने नेट इसका निकालना है तो 25,000 का ओवरकास्ट और 10,000 का अंडरकास्ट, अल्टीमेटली नेट डिफरेंस क्या आ गया? 15,000 आ गया। तो 15,000 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ 17th क्वेश्चन। इसमें हमें पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 अक्रूड बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रिकॉर्डेड। देखो, अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या देख रहा है कि तुम्हें एक्सपेंस और इनकम का फ़र्क साफ साफ पता है कि नहीं पता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 12,000 का है ना, ये अक्रू हो चुका है पर आपने पे नहीं किया है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी वो आपने रिकॉर्ड कर ली है। अब देखो, यहाँ एक आइटम में एरर है और दूसरा आइटम जो है उसको करेक्ट ट्रीटमेंट दी है। तो हमें फ़िलहाल इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट करना है जो कि अक्रूड बट नॉट पेड है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? हमारा खर्चा होता है। अक्रूड हो गया मतलब इस ईयर का एक्सपेंस बन चुका है, पेड हो या ना हो, खर्चा तो हमारा बन चुका है। तो इस केस में क्या हुआ कि 12,000 का अक्रू हो गया और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका जो एक्सपेंस है कम दिखेगा और प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिखेगा। तो कितने से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है? 12,000 से, ठीक है। 12,000 से प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखो 5,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? फर्म की इनकम होती है, क्योंकि ओनर फर्म को यूज़ कर रहा है। तो रिकॉर्डेड है का मतलब इनकम प्रॉपरली क्रेडिटेड, देन देयर इज़ नो एरर। तो प्रॉफिट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं निकलेगा इसका। तो नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या निकला कि ओवर स्टेटमेंट फ्रॉम लोन का इंटरेस्ट दैट इज़ ऑफ 12,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी करेंटली रिकॉर्डेड है, तो नेट इफेक्ट विल बी 12,000 ओवर स्टेटेड, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें पूछ रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग 18,000। तो देखो, फायर लॉस का रूल बहुत सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा कंफ्यूज कर देता है। आपके जो 30,000 के जो गुड्स थे जिनकी कॉस्ट 30,000 की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस क्लेम 18,000 का भी पेंडिंग है। अब क्लेम पेंडिंग है तो लॉस पूरा जाएगा या उसका हिस्सा जाएगा? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ अनइंश्योर्ड लॉस जाता है। क्लेम पेंडिंग हो या रिसीव, एडमिटेड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना है? 30,000 है, और इंश्योरेंस का क्लेम कितना आया आपका? 18,000 आया, है ना। तो ये माइनस कर लो, बाकी अनइंश्योर्ड लॉस कितना आपका बच गया? ये आ गया 12,000।
तो जो अमाउंट आप P&L में डेबिट करोगे वो होगा 12,000, ठीक है। 12,000 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें हमें पूछ रहे हैं कमीशन रिसीव्ड 60,000 इंक्लूड्स 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड 15,000 आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर ये क्या लैंग्वेज यूज़ करी है क्वेश्चन में, रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग एक साथ लिख दिया है इन लोगों ने, है ना। कमीशन रिसीव्ड 60,000, इसके अंदर 10,000 भी है और 15,000 भी है, एक एडवांस और एक आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इनकम तो वही मानी जाएगी जो करंट ईयर की अर्निंग है, कैश इररेलेवेंट है, ठीक है। रूल तो हमें पता ही है, इनकम ऑफ द ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट रिसीव्ड एडवांस माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दो। तो हमारे पास कितनी इनकम रिसीव हुई, हमारे पास हुई 60,000 इनकम रिसीव, जिसमें से 10,000 जो था ये आपकी एडवांस है यानी फ्यूचर इनकम है, इसको माइनस कर दो। और जो आउटस्टैंडिंग है आपकी अर्नड इनकम है 15,000, उसको ऐड कर दो। नेट अमाउंट आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई 65,000, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, 65,000, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, कैरिएज इनवर्ड 20,000 अनपेड, कैरिएज आउटवर्ड 15,000 प्रीपेड। सो ये क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों का फ़र्क चेक कर रहा है। कैरिएज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों आपके अनपेड है ना। अब कैरिएज इनवर्ड क्या है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब पेड हो या अनपेड हो, कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट कॉस्ट होती है और ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा इंक्लूड होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो कैरिएज आउटवर्ड है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिएज आउटवर्ड ग्रॉस प्रॉफिट में जाता ही नहीं है, ये तो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट पे तो एटलीस्ट कोई असर नहीं डाल रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जीपी का ही इफेक्ट पूछा गया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, नो इफेक्ट, ठीक है। कोई आंसर नहीं रहेगा इसका, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट देखता है, पेमेंट का स्टेटस नहीं देखता है, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, मैनेजर को 10% प्रॉफिट मिलता है बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, 90,000, मैनेजर की कमीशन निकालनी है आपने। देखो ये तो वही है, अभी मैंने आपको बताया था आफ्टर वाला, अभी ये बिफोर वाला भी क्वेश्चन आ गया। सिंपल, मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है 90,000 इंटू रेट कितना है 10% डिवाइडेड बाय 100। आप क्वेश्चन में देख लो बिफोर है कि आफ्टर है, बिफोर है तो सिर्फ 100 आएगा, आफ्टर होता तो 100 में हम रेट को प्लस कर देते। तो यहाँ पर तो बिफोर है तो डायरेक्ट 10% निकालोगे, तो 90,000 का 10% 9,000 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड 25,000, डेप्रीसिएशन नॉट चार्ज 15,000। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर स्टेट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, COGS बढ़ गया, COGS कम हो गया, और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट हो जाएगा। कितने से ओवर स्टेट हो गया, 25,000 से। और डेप्रीसिएशन के केस में क्या हुआ, डेप्रीसिएशन आपने चार्ज ही नहीं किया, आपका जो एक्सपेंस था वो आपने लिखा ही नहीं, एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट भी आपका ओवर स्टेट हो जाएगा। तो कितने से ओवर स्टेट हुआ, ये हो गया 15,000 से। आपको क्वेश्चन में पूछा है नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या रहेगा, तो दोनों ओवर स्टेटमेंट है, 25,000 ये, 15,000 ये, 25 और 15 टोटल कितना हो गया, 40,000 की ओवर स्टेटमेंट रहेगी आपकी। तो 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोल रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रिकॉर्डेड एज सेल्स। बताओ कितनी बड़ी गड़बड़, कैसा तो अकाउंटेंट है इन लोगों का। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का और उसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर दिया। अब इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट और कैपिटल दोनों का इफेक्ट बताना है। देखो सेल बढ़ गई आपकी, थी नहीं वो बन गई, 1 लाख की सेल बन गई आपकी, बेवजह का रेवेन्यू आपका बन गया और प्रॉफिट आपका बेवजह का ओवर स्टेट हो गया। प्रॉफिट के इफेक्ट पता चल गया ना। अब कैपिटल पे क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होना था 1 लाख से वो हुआ ही नहीं, तो कैपिटल आपका कैसा रहेगा, अंडर स्टेटेड, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड और कैपिटल आपका अंडर स्टेटेड रहेगा, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें पूछ रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड 8,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। मतलब देखो आपने याद रखना है, बैड डेट आपका रिकवर हुआ 8,000,
इसको डेटर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अरे कहाँ दिखाना चाहिए था इसको, P&L की डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था ना, सॉरी क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये आपको बैड डेट रिकवर है, ये आपकी इनकम जनरेट हो गई है। अब आपने याद रखना है बैड डेट रिकवर्ड क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है। अब इन्होंने गड़बड़ क्या किया, इन्होंने महानों ने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। इनकम इज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इससे क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा मिस हो गया। अब इनकम जब रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो प्रॉफिट हमारी डिक्रीज होगी, अंडरस्टेटेड हो गई। और कितने से अंडरस्टेट हुई, 8,000 से। तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिकवरी आई थी अच्छी खासी, पर वो प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंची नहीं, इस वजह से हमारा प्रॉफिट अंडरस्टेटेड रह जाएगा। ओके, नाउ 25 में पूछा है रेंट पेड 1 लाख इंक्लूड्स 12,000 आउटस्टैंडिंग एंड 8,000 प्रीपेड। 1 लाख का रेंट दिया था, उसमें 12,000 पिछले साल का है और 8,000 जो है वो आने वाले साल का है। तो हमें तो पता ही है कि P&L में वही एक्सपेंस जाता है जो करंट ईयर का है। तो हम कैलकुलेशन क्या करेंगे कि 1 लाख में से 12,000 भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये पिछले वाले का था, और क्या कहते हैं 8,000 को भी माइनस करेंगे क्योंकि अगले साल का है। तो 1 लाख में से ये 20,000 चला गया, कितना रह गया आपका, 80,000 रह गया। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सही आंसर रहेगा 80,000 दिखाओगे आप। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको पूछ रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 क्रिएटेड, एडवांस टैक्स पेड 30,000। तो आप लायबिलिटी में क्या अमाउंट दिखाओगे। देखो टैक्स की प्रोविजन कितनी थी, 40,000 की थी, और आपने 30,000 का एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो बैलेंस शीट लॉजिक क्या कहता है कि नेट टैक्स पेबल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी हमने प्रोविजन बनाई थी माइनस एडवांस टैक्स, उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 40 में से 30 माइनस कर गया, नेट लायबिलिटी कितनी रहेगी, 10,000 की। बस यही पूछा था क्वेश्चन में, कितने की लायबिलिटी है। ठीक है, 10,000 विल बी आंसर। नाउ 27 में हमें पूछ रहे हैं मशीनरी सोल्ड एट लॉस ऑफ 15,000, सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। लॉस जो हुआ उस लॉस को इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब आपको बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड एसेट वैल्यू आपने बताना है। देखो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट पे ये इफेक्ट पड़ा कि जो लॉस हुआ था हमारा मशीनरी को बेचने का, वो लॉस हमने इग्नोर कर दिया। अब लॉस इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया, प्रॉफिट का क्लियर। एसेट पे क्या हुआ सर, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सेल प्रोसीड्स के साथ आपने, ये गड़बड़ आपने और कर दी। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो जो रिड्यूस जो होनी थी, एसेट आर रिड्यूस्ड करेक्टली, तो एसेट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही गड़बड़ बढ़ा, क्या कि प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेट हो गया और जो हमारी एसेट्स थी उस पर हमारा कोई असर ही नहीं पड़ा। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ना ओवर स्टेट हुई है ना अंडर स्टेट हुई है आपके पास। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 12,000 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। आपने बताना है प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के समझते हैं। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किए 12,000 के, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इन्होंने फिर भी उसको इंक्लूड कर दिया। अब ध्यान से सुनो, जब प्रोप्राइटर गुड्स निकाल लेता है तो वो बिजनेस का स्टॉक तो रहता ही नहीं है, वो तो ड्राइंग बन जाता है। लेकिन यहाँ गलती क्या हुई, गुड्स निकल भी गए फिर भी क्लोजिंग स्टॉक में ही वो दिखा रहे हैं। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एसेट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपका जीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस पर क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है बेवजह से ओवर स्टेटेड है और फिर आपका प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। कितने से ओवर स्टेटेड है, 12,000 से है। तो आपको प्रॉफिट का पूछ रहे थे ना इफेक्ट, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, तो प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेटेड रहेगा, कितने से, 12,000 से। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड 5,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 7,000 नेटेड ऑफ। क्या मतलब हुआ, देखो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारा खर्चा, और डिस्काउंट रिसीव्ड होती है हमारी इनकम। इन दोनों को नेट करके दिखाया गया है, नेटेड ऑफ मतलब नेट करा है इनको।
अब यहाँ कॉमन कन्फ्यूजन होती है कि कई बार बच्चे सोचते हैं नेटिंग अलाउड है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनका नेचर है, दोनों अलग अलग शो होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअली अब इसका असर क्या पड़ेगा कि हमारी जो इनकम है वो 7,000 दिख गई और हमारा एक्सपेंस है वो 5,000 दिख गया। लास्ट में असर क्या हुआ, 2,000 का हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करके इन लोगों ने दिखा दिया, ठीक है ना। अब ये रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। नेटिंग से क्या होता है, केवल 2,000 का इनकम दिखाया, 5,000 का जो हमारा एक्सपेंस है वो तो गायब ही कर दिया। तो एक्सपेंस 5,000 का गायब कर दिया तो प्रॉफिट हमारा 2,000 से ओवर स्टेटेड आ गया। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये रहा प्रॉफिट, 2,000 का ओवर स्टेटेड दिखेगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड 20,000, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड 10,000, तो नेट प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपने वो बताना है। देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों प्रॉफिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक आपका ओवर स्टेट हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है आपका, अंडर स्टेट हो गया है, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी, अगेन प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ कि एट द एंड हमारा प्रॉफिट जो है उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये 20,000 आपका ओवर स्टेटेड था, 20,000 ओवर स्टेट का था आपका, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर स्टेट का था। कितना आ गया आपके पास, टोटल ये आ गया 30,000, तो 30,000 से आपका प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेट हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड बाय 30,000, ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आउट ऑफ 30 आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।